Okay, so our today's topic, today we will start with quantum chemistry. अब क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, क्वांटम केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसमें सबसे पहले आता है कि ये जो स्टार्टिंग में जो न्यूटन्स मैकेनिक्स थी, है ना, जब मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनामिक्स थी या आइंस्टाइन रिलेटिविटी थी, तो क्वांटम थ्योरी जो है दैट वाज नॉट क्रिएटेड एट दैट टाइम. तो जब क्वांटम केमिस्ट्री आती है तो क्वांटम का लिटरल मीनिंग अगर बात करो, इट डील्स विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे पार्टिकल जो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व. तो ऐसे पार्टिकल्स की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स. तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील करती है ये मैकेनिक्स. अब सबसे पहले जो क्वांटम मैकेनिक्स की बात करी उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन. अगर आपको याद होगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आता है. और डी ब्रॉगली इक्वेशन ने क्या बोला था कि जो भी पार्टिकल्स मूव करते हैं, जब भी पार्टिकल मूव करते हैं तो दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, विद अ वेव. डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि जो भी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, मूविंग पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद, बोलो, मूविंग पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद वेव. और उस वेव को क्या बोलते हैं, दैट वेव इज कॉल्ड मैटर वेव. उसको मैटर वेव बोलते हैं. और उस मैटर वेव की जो वेव लेंथ होती है, जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. अब एच क्या है यहां, लैम्डा इज द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल. ठीक है. और यहां पे m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल. और v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल. ठीक है. तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. ठीक है. और m इंटू वी क्या होता है, इट इज मोमेंटम. इट इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल. p इज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. ठीक है. तो इस तरह से जो है मतलब क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है कि जो भी पार्टिकल है, पहले क्या माना जाता था कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, वेव जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे केम टू रियलाइज कि जो पार्टिकल है उसके साथ भी वेव एसोसिएटेड होती है ना, और पार्टिकल कैन बिहेव एज अ वेव. और उस वेव के साथ, जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, उसकी जो वेव लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. और यहां एच क्या है, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. और इसकी वैल्यू होती है 6.626 या 6.63 लिख दो, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. या एग्जैक्ट लिखना हो तो 6.626. ठीक है. तो ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स.
जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम, और ये जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे, तो m इंटू वी क्या होता है, p। तो लीनियर मोमेंटम p² अपॉन 2m। तो इस तरह से जो p² है दैट इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और p इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से लैम्डा कैन बी रिटन एज h अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, E इंटू वी। इसका मतलब लैम्डा बिकम्स इक्वल टू h अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 2m इंटू EV। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 2m E इंटू वी। और अगर इलेक्ट्रॉन है ये, तो इट कम्स आउट टू बी 12.24 अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू लैम्डा की आ जाती है, बट इतने डिटेल में हमें नहीं करना है, हमें यहाँ तक रखना है कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 2m EV, और ये रिलेशन लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। तो ये हो गया डी ब्रोगली इक्वेशन। उसके बाद आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके साथ ही पहले बात हो गई कि जो पार्टिकल है जब मूव करता है तो दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द वेव, और उस वेव की कोई वेवलेंथ होती है जो कि h अपॉन mv है ना। मतलब कि ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है ये बोलती है, ये किसके बारे में बात करती है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूअल का मतलब समझते हो ना, डबल स्टैंडर्ड, मतलब वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जो उसका स्मॉल मास हो, मास कम हो। क्योंकि अगर मास ज्यादा होगा ना तो क्या होगा, लैम्डा इज टू स्मॉल टू बी मेजर्ड। अगर मास लार्ज होगा तो लैम्डा इतना कम होगा कि उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो आगे हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही ये इक्वेशन को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अब आ जाओ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था, ये तो हेजनबर्ग ने, इसलिए इसको हम हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर अनसर्टेनिटी जो है इन द पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, उनका प्रोडक्ट ले हम, ठीक है, अनसर्टेनिटी, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन डिटरमिनिंग द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, तो दैट इज approximately equal to or equal to or greater than h upon less than or equal to h upon 2 pi। ठीक है, lambda x into lambda p is क्या होता है, ग्रेटर देन होता है कि लेस देन होता है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, और h
टू पाई, एच अपॉन टू पाई को एच कट भी लिख देते हैं हम, एच अपॉन टू पाई कैन बी रिटन एज एच कट। तो लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा पी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन टू पाई। इसका मतलब इससे कम नहीं हो सकता, है ना, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। और इसको और कैसे डिफाइन करते हैं हम, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन टू पाई। अब इसको कैसे देखेंगे कि ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन डिटरमिन, डेल्टा ई क्या है, अनसर्टेनिटी इन डिटरमिनिंग द एनर्जी, और डेल्टा टी क्या है, अनसर्टेनिटी इन डिटरमिनिंग द टाइम टू विच डिटर्मिनेशन रेफर्स, है ना। तो इसको डेल्टा ई इंटू डेल्टा पी टी भी हम लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन टू पाई। अब डेल्टा जे क्या है, इन सब का लिख देता हूं मैं, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी in determining the position, delta p uncertainty in determining the momentum, और डेल्टा ई जो है दैट इज अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनिंग द एनर्जी, डेल्टा टी इज अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनिंग द टाइम, और डेल्टा जे जो है दैट इज अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनिंग द एंगुलर मोमेंटम। और डेल्टा थीटा जो है दैट इज द अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनिंग द एंगल। तो ये जो है ना, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन टू पाई। और ये जो प्रोडक्ट है इनका, प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज in determining the position and momentum of the particle can never be smaller than the number of the order half of h upon 2 pi। इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन की फॉर्म क्या हो गई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट अपॉन टू, और डेल्टा ई
into delta t is greater than or equal to h cut upon 2 या delta j into delta theta is greater than or equal to h cut upon 2। ओके, तो ये हो गया। तो देखो दो कंसेप्ट आ गए इसमें, है ना, कि जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में और मोमेंटम में, या एनर्जी और उसके टाइम में, या एंगुलर मोमेंटम और उसके एंगल में, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन जी सेट में आया हुआ है इससे रिलेटेड ही कि which of the following expressions are correct representations of Heisenberg's uncertainty principle। पहला है डेल्टा E इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट अपॉन 2। डेल्टा E इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। देखो ये एच कट है और ये एच है। डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट अपॉन 2, या डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बताओ इनमें से कौन कौन सही है? हेलो, कौन कौन से रिलेशन सही हैं? यस बेटा। हेलो हेलो, ओ भाई, हाँ बोलो बेटा, कौन कौन से सही हैं रिलेशंस? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, बिल्कुल सही। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो रिलेशन जो है वो सही है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि एच कट जो है दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन गलत है। फर्स्ट इज राइट क्योंकि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट अपॉन 2। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट अपॉन 2, और डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, ये बस एच कट को उसने एच अपॉन 2 पाई रख दिया तो एच अपॉन 4 पाई। इसका मतलब 1, 3 एंड 4। तो 1, 3 एंड 4 तो कोई आंसर ही नहीं है। सी ऑप्शन, सी में, अच्छा 3, 4 एंड 1, ओके सॉरी, 3, 4 और उसके बाद लिखा है एंड 1, राइट। तो सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब उसके बाद आता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब मैटर का ड्यूअल नेचर तो पता चल गया डी ब्रोगली इक्वेशन से, है ना। वैसे ही लाइट का भी ड्यूअल नेचर किसने बताया था? बताओ, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट किसने दिया था? हेलो, और देखो ये वाला जो रिलेशन है ना हमने जो किया ये डी ब्रोगली इक्वेशन का, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है ना, अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं हम, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, मतलब वेलोसिटीज एंड एनर्जीज, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स क्या हो जाती है? के इंटू टी। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वो एनर्जी गैप के लिए भी हमने लिखा था ये रिलेशन कि जो एनर्जी गैप होता है दैट इज के टी। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻, बोलो 1.38 इंटू 10⁻⁻23।
जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल होता है ना, और जो आर होता है दैट इज पर मोल। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है, और ये टेम्परेचर इन केल्विन, तो लैम्डा कैन बी रिटन एज एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m kT। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी लाइट स्ट्राइक करती है किसी प्लेट पे, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से वो इजेक्ट होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन का फिनोमिनन है बाय द एनर्जी, ये मान लिया एनर्जी है किसी पर्टिकुलर जो है रेडिएशन की, तो इस एनर्जी के बोलता है कि दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक पार्ट जो है उस एनर्जी का दैट इज यूज्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको निकालने के लिए दैट इज ई नॉट। उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करने के लिए, इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज ई नॉट, और जो बाकी बचती है दैट बिकम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो E इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो रिलेशन है दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, ये है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो ये जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, वो क्या करती है, पहले तो इलेक्ट्रॉन निकालने में काम आती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, और क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको, या थ्रेशोल्ड एनर्जी। और बाकी जो है दैट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बोलते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटोन की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मान लिया फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशन की वो न्यू है, तो E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और जो E नॉट है उसको और क्या लिखते हैं, W नॉट, दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। और यहाँ पे न्यू नॉट जो है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन जो कि रिक्वायर्ड है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ना रेडिएशन की, वो है एट न्यू नॉट। और अगर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो निकला वो m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो E इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी था, और E क्या होता है, एच न्यू, दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। और इसको कैसे, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अनदर फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv², ठीक है।
तो H कॉमन, तो न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आ गया। H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। ओके, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो कैसा ग्राफ आएगा बोलो? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि न्यू की जो पावर है वो 1 है और काइनेटिक एनर्जी की पावर भी 1 है, तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो इट बिकम न्यू इक्वल टू न्यू नॉट यहाँ पे, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़े, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ न्यू क्या है? ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली कब? जब फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट फोटोन की दैट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक बात। दूसरी कि वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है ना। और जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है और इंटेंसिटी है, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, व्हाट इज इंटेंसिटी? कि कितने फोटोन जो है स्ट्राइक किए पर सेकंड, तो उस तरह से फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ना। वन फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो है ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इंटेंसिटी में ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, और काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ आएगा। ये दोनों ग्राफ आपको इसमें याद रखने हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एक और बात कि जैसे ये वाला था ना, ये यहाँ पे स्ट्राइक करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं आके, और इस तरह से जो है ये कनेक्टेड होता है बैटरी से, ये डिटेक्टर है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि ऐसा पोटेंशियल जो हम लगाएं, है ना, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी का, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी है, वह स्टॉप कर जाए फ्रॉम रीचिंग द एनोड, मतलब वो एनोड तक पहुंच ही ना पाए। ये एनोड, ये कैथोड, है ना। तो कितना पोटेंशियल मैक्सिमम लगाएं कि वो स्टॉप कर जाए, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमें क्या चाहिए कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात होगी, हाफ mv स्क्वेयर, ये है मैक्सिमम, एंड दैट इज इक्वल टू E इंटू vs, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स चाहे किसी भी वेलोसिटी का होगा, है ना, दैट इज स्टॉप्ड फ्रॉम रीचिंग ए, एंड दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल जो अप्लाई करें हम कैथोड पे, है ना, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज करे विद इंक्रीज इन द पॉजिटिव पोटेंशियल। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जिस पे जो पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पर करंट जीरो हो जाएगा। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके ऊपर जो करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट बिकम्स ज़ीरो।
तो ऐसा जो पोटेंशियल है दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये याद रखना, क्योंकि अभी पढ़ा था हमने कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू बी, पर ई इंटू बी की जगह हमने क्या कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर दी, है ना। तो अब अगर इसी में ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वही होगा कि अगर मान लिया फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर, तो दैट इज क्या था, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, और क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर इससे कम होगी ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो क्या आएगी, नेगेटिव। अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जो एमिट नहीं हुआ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो अबव थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो लीनियरली वेरी करेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो काइनेटिक एनर्जी बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन की आएगी ज़ीरो। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की ज़ीरो कब होगी, तो कब होगी, जब न्यू जो है मतलब फ्रीक्वेंसी जो है दैट बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उस टाइम पे जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो आएगी ज़ीरो। तो जैसे ये एक क्वेश्चन आया है गेट में, क्वेश्चन था कि इफ डेल्टा वाई एंड डेल्टा पी वाई ये दोनों हैं अनसर्टेनिटीज, इन द y coordinate and the y component of the momentum of a particle respectively. Then according to uncertainty principle, delta y into delta py is, ऑप्शंस थे ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट, ग्रेटर देन h कट बाई 2, ग्रेटर देन h कट, और D था ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट बाई 2। गेट में आया हुआ है क्वेश्चन 2012 में। बोलो कौन सा आंसर सही है? भाई कौन सा आंसर सही है बच्चे? हेलो, हाँ यस इट इज डी। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आया, सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ लिया उसने, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट। सेम क्वेश्चन देखो, ये गेट 2012 में आया और उसने जी सेट में 2013 में पूछ लिया, यही क्वेश्चन था ना ऐसा ही, सिर्फ डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई की जगह डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी था उसमें एक्स्ट्रा, बाकी तो सेम ही था। राइट, कर लोगे? ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया अपना। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आते हैं ये क्वांटम नंबर्स, बट दिट इज अ पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एज वेल। अब क्वांटम नंबर जो हैं, आपको पता है कि कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4, विच गिव्स अस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, तो हमें ये 4 नंबर चाहिए। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो डिनोट करते हैं एन से, और ये बताता है हमें अबाउट शेल। शेल के बारे में बताता है, उसके साइज के बारे में बताता है ना। और जितने शेल होते हैं, है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4। तो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो इस तरह से ये शेल के नंबर हैं 1 2 3 4, और शेल है KLMN, है ना। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक शेल में? nth शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल। तो याद रखना कि nth शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं मैक्सिमम, दैट इज n², और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 2n²। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल 2n², और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल जो है वो होते हैं n²। याद रखोगे? और जो एंगुलर मोमेंटम है of the electron in nth shell, that is nh upon 2 pi। angular momentum of an electron in nth shell, तो that is equal to nh upon 2 pi। तो ये हो गया अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक nth शेल में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n², और क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिटल्स होते हैं n²। फिर आ जाओ एजिमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, और क्या बोलते हैं इसको, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल l से। और फॉर गिवन n, l की वैल्यूज हैं दैट इज 0 1 2 सो ऑन अप टू n-1। और गिवन n, जो वैल्यूज ऑफ l हैं दैट इज 0 1 2 सो ऑन अप टू n-1। तो 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये S सब शेल, P सब शेल, ये L की वैल्यू, और ये सब शेल S P D F G, ये आएंगे, है ना। और ये किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में। और क्या बताता है? उसकी शेप। पहला बताता है साइज, और दूसरा बताता है शेप। और अगर
एन की वैल्यू 1 है तो कितना होगा एल, एन की वैल्यू 1 तो एल की वैल्यू 0, मतलब 1s। एन की वैल्यू 2 तो एल की वैल्यू 0 1, 2s एंड 2p। 3 तो एल की वैल्यू 0 1 एंड 2, मतलब 3s 3p एंड 3d। सो ऑन ऐसे चलेगा। और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ये एच है ना, एच कटनी है, एच अपॉन 2 पाई। तो जैसे पी, मान लिया पी ऑर्बिटल की बात करी उसने और पूछा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एल की वैल्यू क्या होगी 1। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। वैसे ही आप किसी का भी डी सबशेल का निकाल सकते हो, डी ऑर्बिटल का, पी सी का, ए सॉरी जी का, है ना, एस का, एस का तो 0 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय ml। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है अबाउट ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के साथ साथ क्या बताता है ये, ओरिएंटेशन। अच्छा, वो शेप्स जो बताई थी मैंने आपको, एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल, पी की डम्बेल, ये पता ही है आपको, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। स्फेरिकल, डम्बेल, डी की डबल डम्बेल। ओके, अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिटल और उसकी ओरिएंटेशंस। और जो मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम है, मतलब जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं इसको हम, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर रूट इंटू एच अपॉन 2 पाई। जैसे देखो, पहला जो था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम वो क्या था, एन एच अपॉन 2 पाई, वैसे ये जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है दैट इज ml एच अपॉन 2 पाई। और फॉर गिवन एल, वैल्यूज ऑफ ml जो हैं आर माइनस एल, सो ऑन 0 टू प्लस एल, माइनस एल से लेके प्लस एल तक। और टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2l प्लस 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं दैट इज 2l प्लस 1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं दैट इज 2 टाइम्स, मतलब 4l प्लस 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन एल्थ सब शेल, एक सब शेल में, ठीक है ना। तो ये आ गया उसका। और स्पिन क्वांटम नंबर तो पता ही है आपको, एस से डिनोट करते हैं या एम एस लिख देते हैं कई बार, और वैल्यू इसकी प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। और स्पिन से और क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट। कौन सा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट।
दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4s s प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट के लिए तो बाद में देखते हैं, तो वो तो n इंटू एन प्लस 2 हो जाता है ना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई। तो अब अगर एनर्जी की बात की जाए, दैट इज गिवन बाय n प्लस एल रूल, बोर ब्यूरी रूल भी बोलते हैं उसको। क्या है उसके अकॉर्डिंग कि अगर हायर n प्लस एल वैल्यू हायर एनर्जी, और इफ n plus l values are same, then higher n higher energy। तो बताओ कि फाइव डी और 6 पी, बताओ इनमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है? यस बेटा, 5D और 6P में किसकी एनर्जी ज़्यादा है? जल्दी। नहीं, 5D और 6P में किसकी एनर्जी ज़्यादा है? ऑब्वियसली 6P, और इसमें 7s भी ले लो। देखो n 5, इसमें n 6, इसमें 7, l की वैल्यू देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगी, क्योंकि SPDF 0 1 2 3 ऐसे किया हमने, तो l की वैल्यू इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 0, तो तीनों में ही n प्लस l वैल्यू का सम जो है 7 ही आया। तो इसका मतलब कि वो जो n प्लस एल रूल जो है दैट इज फील्ड, तो हायर n हायर एनर्जी, इसका मतलब ये एनर्जी ऑर्डर हो जाएगा 5D 6P और 7s। और फिर अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने हो हमें, तो बी अप्लाई ऑफ प्रिंसिपल, कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे लोअर एनर्जी वाले में, फिर हायर एनर्जी वाले में। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। इस ऑर्डर में जो है एनर्जी, ये एनर्जी का ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर में फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स में।
ठीक है, तो ये अब वो प्रिंसिपल है। फिर हंड्स रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कब तक नहीं होगी, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। जैसे मैं पी की बात करूं तो पी ऑर्बिटल जो होता है उसमें तीन, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। दैट इज कॉल्ड हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो क्या बोलता है ये कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी आर सिंगली ऑक्युपाइड। एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले, फिर जो है पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो दैट इज हंड्स रूल। और ये मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, किसी की मल्टीप्लिसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, बोलो। मल्टीप्लिसिटी इज 2s+1। s इज टोटल स्पिन एंड दैट इज इक्वल टू n/2, और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू n+1, क्योंकि s क्या हो जाएगा, n/2, तो n/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब n+1, तो मल्टीप्लिसिटी इज n+1। और लास्ट जो है दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल दैट इज इक्वल टू 2 विद अपोजिट स्पिन। और कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम में, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, वो क्या रहेंगे, डिफरेंट ही रहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अगर शेप्स की बात की जाए, एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, तो 1s ऐसा होगा, 2s कैसा हो जाएगा, ऐसा। एक मतलब उसमें स्फेरिकल नोड आएगा, और 2s में और 3s में जो है 2 नोड आएंगे। 3s में देयर आर 2 नोड्स। तो नंबर ये जो है ये कौन से नोड्स हैं, स्फेरिकल नोड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, और क्या बोलते हैं इनको, रेडियल नोड्स। तो उसके लिए फॉर्मूला है n-l-1, नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स दैट इज n-l-1। और दूसरा होता है नोडल प्लेन्स। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स जो हैं, और उनको बोलते हैं हम एंगुलर नोड्स, दैट इज इक्वल टू l। तो बताओ p ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन्स होंगे, p ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे, px, py, यस बेटा बोल बोलो, pz। तो p ऑर्बिटल की l की वैल्यू कितनी होती है, p ऑर्बिटल के 1, तो मतलब नोडल प्लेन भी 1 होंगे।
जैसे पी एक्स है तो उसमें कौन सा नोडल प्लेन होगा, एक्स, ये पी एक्स पे तो पूरा लोब है, तो वाई जेड प्लेन जो है नोडल प्लेन होगा इसका। पी वाई की बात करोगे तो एक्स जेड जो है नोडल प्लेन होगा। पी जेड की बात करोगे तो एक्स वाई जो है वो नोडल प्लेन होगा। तो एक नोडल प्लेन होता है। वैसे ही डी सबशेल की बात करोगे, डी ऑर्बिटल, तो कितने होंगे, मतलब वैल्यू ऑफ 2, एल होता है 2, तो इसमें होंगे नोडल प्लेन 2। कैसे, जैसे मैंने मान लिया डी एक्स वाई लिखा, तो एक्स और वाई के बीच में होंगे ये जो लोब्स हैं, दे आर इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इस ये जो एक्सिस हैं, ये तो एक्स और वाई के बीच में आए, ठीक है, तो एक्स जेड और वाई जेड, वाई एक्सिस पे नहीं है और जेड एक्सिस तो खाली है, तो वाई जेड और एक्स जेड दे आर द नोडल प्लेन्स। वैसे ही डी एक्स वाई का होगा, डी वाई जेड का होगा, डी जेड एक्स का होगा, क्योंकि इसमें वाई जेड प्लेन होता है वाई जेड के बीच में। और तीसरा जो है वो जेड और एक्स के बीच में। इसका मतलब वाई डी वाई जेड में कौन से नोडल प्लेन होंगे, एक्स वाई और एक्स जेड। वैसे ही जेड और एक्सिस के एक्स के बीच में होगा, वाई पे कुछ नहीं है ना, तो एक्स वाई एक्स और सॉरी ये हाँ ए एक्स वाई और जेड एक्स सही है। इसमें भी ये क्या होगा, एक्स और वाई और वाई और जेड, जेड वाई लिखो या वाई जेड लिखो, ठीक है। तो ये होंगे नोडल प्लेन्स। अब अगर मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करूं, तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे तो लोब्स है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के 45 डिग्री पे, है ना, इन बिटवीन, मतलब वो जो है नोडल प्लेन्स होंगे इसमें, ठीक है। वैसे ही अगर मैं डी जेड स्क्वायर बनाऊं, तो जेड एक्सिस पे एक लोब है, तो इसमें जो नोडल प्लेन होंगे ना, वो इस तरह से देखो पूरा कोन बनाएंगे, ये देखो इन साइड से पास होंगे एंड दे फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये नोडल प्लेन होंगे दो, जो बीच में से पास होंगे डी जेड स्क्वायर में। तो दो नोडल प्लेन होते हैं इसमें। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स और रेडियल नोड्स निकालने हो, तो मान लिया आपको पूछ लिया कि 5D है आपके पास, 5D में हाउ मेनी नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स आर प्रेजेंट, बोलो तो कितने होंगे। 5D में यस बेटा, तो व्हाट इज एन हियर,
n is 5 and what is L? n is 5 and L is 2। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स मैंने फॉर्मूला बताया अभी, क्या होता है? n माइनस L माइनस 1। तो n है 5 माइनस 2 माइनस 1, तो मतलब रेडियल नोड्स कितने हो गए? 2। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स को और क्या बोलते हैं? स्फेरिकल नोड्स। और एंगुलर नोड्स को हम और क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन्स। तो दैट इज L, मतलब 2। तो रेडियल नोड्स भी 2 होंगे और एंगुलर नोड्स भी 2 होंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। फिर आ जाओ आप कि वेव फंक्शन, अब रियल जो है शुरू होती है क्वांटम केमिस्ट्री, कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन। कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है, यू नो दैट एक्नॉलेजेस द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। और क्वांटाइजेशन भी देखी आपने, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वो क्लासिकल कंसेप्ट जो ट्रेजेक्ट्री का था ना, ट्रेजेक्ट्री होती है, उसमें हम अब इसको बोलते हैं वेव फंक्शन, साई, मतलब प्रोबेबल पाथ। हम अब जो डेफिनेट पाथ है उसको हटा देते हैं। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं कि देयर इज नो डेफिनेट पाथ, डेफिनेट पोजीशन, देयर आर प्रोबेबल पाथ, प्रोबेबल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। और उसको हम लिखते हैं वेव फंक्शन साई। उसको हम वेव फंक्शन साई से डिनोट करते हैं, ठीक है। P इज साइलेंट और इसको लिखते हैं हम साई। तो उसके बेस पे, फिर साई के बेस पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी जाती है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक्चुअल में है क्या? ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो किसके लिए यूज होती है? टू कैलकुलेट वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। क्योंकि अगर वेव फंक्शन सिस्टम का हमें पता होगा तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं उस सिस्टम के बारे में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन वी गेट। तो क्या होती है इक्वेशन? माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस, अगर हम 1D में डिफाइन करें इसको तो इस तरह से करेंगे, साई इक्वल टू ई साई। तो ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो वन डिमेंशनल सिस्टम के लिए ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। और यहाँ पे अगर हम इसको 3D में रिप्रेजेंट करें तो 3D में इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच कैप स्क्वेयर अपॉन 2m स्क्वेयर साई प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। V जो है दैट मे डिपेंड अपॉन द पोजीशन, क्योंकि V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मतलब ये दो पार्ट हैं, ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वेव इक्वेशन है। और इन जनरल हम इसको कैसे लिखते हैं? एच कैप साई इक्वल टू ई साई। एच कैप क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। इसमें ये जो है इसको क्या बोलते हैं? लैप्लासियन ऑपरेटर,
ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई और सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये होती है, ठीक है। और एच कैप जो है दैट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू होती है माइनस एच कैट कट स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर प्लस v। तो ये है 3D में। और अगर हम ये कौन सी है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो लिखी ना हमने, इसको बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर टाइम डिपेंडेंट लिखनी हो तो सिंपली हम लिख देते हैं ऐसे, एच कट साई इक्वल एच कैप साई इक्वल टू आयोटा एच कट डेल साई अबोट डेल टी। ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इसको बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर, और ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसमें ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है एक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्युपाइज द 3D ऑर्बिटल। बोलो, 2021 का ही क्वेश्चन है, देखो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो 3D ऑर्बिटल में है। बोलो, हेलो, थ्री डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसका एल कितना है, व्हाट इज एल? 2 है ना। तो मैंने बताया था अभी कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो एल की वैल्यू है 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1। तो कोई सही नहीं आई। हाँ जी, सी। अच्छा सॉरी, मैं क्या सोचे जा रहा हूँ, इट इज अंडर रूट 6 एच अपॉन 2 पाई। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से आपको वो पी के लिए पूछ सकता है, एस के लिए, देखो एस के लिए पूछेगा तो सीधी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मे बी दिस टाइम इट मे बी द क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्युपाइज द कोई भी एस ऑर्बिटल, 4s 5s 6s, दैट डजंट मैटर, एन डजंट मैटर हियर,
ओके, ओके। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं कि आपके पास अब साई आपके पास है, ठीक है ना। अब जो साई होता है ना वेव फंक्शन किसी भी पॉइंट पे, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है पार्टिकल की, लेट अस से वी हैव अ वेव फंक्शन साई, if the wave function of particle has the value psi x at some point x, किसी भी पॉइंट पे हमने x ले लिया ना, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है बिटवीन x एंड x प्लस dx, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू psi स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x एंड x प्लस dx। तो जो साई स्क्वायर है, तो साई स्क्वायर जो है दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अगर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, देन इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बाय द लेंथ ऑफ द दैट रीजन, लेंथ ऑफ द इनफिनिटेसिमल रीजन दैट इज dx। और जो वेव फंक्शन साई, वो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से साई, अब देखो साई जो है ना दैट इज ऑफ टू कैटेगरी। साई की दो कैटेगरी है, एक उसका होगा रेडियल पार्ट और दूसरा होगा एंगुलर पार्ट। आर और थीटा एंड जेड, थीटा एंड फाई सॉरी, क्योंकि जैसे हमने मान लिया कोई पार्टिकल है हेयर,
यहां कोई पार्टिकल है एट पोजीशन P, ठीक है। तो इस पार्टिकल का जो एंगल है विद z एक्सिस, टेक इट एज थीटा, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टेक इट एज r, और इसका रिफ्लेक्शन इन xy प्लेन, लेट अस टेक इट एज p डैश, और इसका एंगल जो है विद x एक्सिस दैट इज टेक इट एज फाई। तो ये जो r थीटा फाई है, दे आर द एंगुलर spherical polar coordinates, they are थीटा फाई क्या है, spherical polar coordinates। जैसे x y z हैं, ये कौन से हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब इसके बेस पे अगर मुझे ये निकालना है z एक्सिस का वैल्यू, तो z की वैल्यू आती है r cos थीटा। z की जो वैल्यू है दैट इज r cos थीटा, ठीक है। और जो y है, देखो ये r cos थीटा है, तो जो ये वैल्यू होगी उसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, r sin थीटा। इस तरह से देखो, ये थीटा के बगल वाली ये बेस होता है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा, इसके सामने r sin थीटा, तो ये भी r sin थीटा हो गया। तो देखो फाई के सामने वाली क्या हो जाएगी, r sin थीटा sin फाई, तो y हो जाएगा r sin थीटा sin फाई, और उसके बगल वाला ये r sin थीटा cos फाई, तो x हो जाएगा r sin थीटा cos फाई। तो z की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा sin फाई, और x की वैल्यू r sin थीटा cos फाई। मुझे ये वैल्यू पता चली कैसे निकाली मैंने, क्योंकि थीटा के सामने जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं, बेस, मतलब इसको ऐसे याद रखते हैं हम, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये होता है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा। परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर ऑफ बेस टैन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से इसके सामने ये साइन थीटा था, तो हाइपोटेन्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके आर साइन थीटा हो गया। वैसे ही ये आर साइन थीटा हुआ, ये एक पैरेललोग्राम हो गया ना पूरा, आर साइन थीटा, तो ये भी आर साइन थीटा। तो इसके सामने जो है आर साइन थीटा, सॉरी साइन फाई, और ये आर साइन थीटा कॉस फाई। अब रेडियस जो है ना, यस बेटा, ये एक्स वाई जेड का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखा, जेड को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा साइन फाई, एक्स को आर साइन थीटा कॉस फाई, ये समझ में आया आपको? हेलो, अच्छा ये पता चला है एक्स वाई जेड,
कोई बोल नहीं रहा, नहीं पता चला तो एक बार फिर बता देता हूं। ओके, हाँ तो बोलो तो मैं बताऊंगा। देखो मैं एक ही लेता हूं पहले, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है ये, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो ये मैं इसको ऐसे सोचो, देखो इसको रुको, इस ओरिजिन से ये जो पार्टिकल है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, और ये जो एक्सिस है वो इसके साथ एंगल बना रही है थीटा। इतना सा क्लियर हो रहा है। और ये जो है ये इसके सामने वाला, हमने इसको ज्वाइन कर दिया इन दोनों को। तो मैं ये जो है एंगल ले लेता हूं थीटा, ये ओ ले लेता हूं, ये पी, ये ओ, ये पी, ये आ गया आर, और इसको ले लेता हूं, चलो एम ले लेता हूं, तो ओ एम और पी। तो अब ये जो है ओ एम, ये जेड है ना, तो ओ एम अपॉन ओ पी, बोलो क्या होगा ये, ओ एम अपॉन ओ पी इक्वल टू, ये है बेस, बेस को आप जो भी बोलते हो, और ये हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। तो इनका जो रेशियो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, वो होता है बेटा कॉस थीटा। मैंने अभी लिखवाया था आपको, ऐसे ही याद रखना है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, ये 3 रिलेशंस आपको याद रखने हैं। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है टेन थीटा। तो यहां से ओ एम अपॉन ओ पी, बोलो क्या होगा, बोलो। हेलो, नहीं, वो बेटा ओ ए है बेस, ये है परपेंडिकुलर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो होता है कॉस थीटा। तो ओ एम जो है दैट बिकम्स इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा। तो ओ एम जो है दैट इज जेड, और ओ पी इक्वल टू आर, तो जेड इज आर कॉस थीटा। या आप ऐसे ही याद रखो इसको कि जो थीटा के बगल वाली साइड होगी उसके साथ आएगा कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाली जो है उस पे आएगा साइन थीटा, क्योंकि वो ये है देखो एम पी, तो एम पी
अपॉन ओ पी। एम पी क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो होता है साइन थीटा। तो एम पी इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, तो मतलब एम पी इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इतना याद रखो कि जो एंगल के सामने वाली साइड है वो साइन थीटा होगी, और जो उसके बगल वाली साइड है वो कॉस थीटा होगी। तो फिर हमने क्या किया कि उसके साथ परपेंडिकुलर ये जैसे था वैसे हमने यहाँ पे कर दिया, जैसा ये था वैसा हमने ये खींचा, और ये पूरा देखो ऐसे पैरेललोग्राम बना दिया। तो ये अगर आर साइन थीटा है तो ये भी आर साइन थीटा होगा। जैसे ये आर कॉस थीटा है यहाँ तक, तो ये भी आर कॉस थीटा होगा। फिर हमने ये जो है इसको इधर मिला दिया और इसके इधर ले गए, तो जितनी साइड ये है उतनी साइड ये है। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और इसका जो एंगल है विद एक्स एक्सिस दैट इज फाई। तो फिर मैंने बताया आपको कि फाई के बगल वाला जो होगा वो क्या होगा, कॉस। तो और ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो आर साइन थीटा है। तो जैसे इसमें आर था वैसे यहाँ आर साइन थीटा है, और आर साइन थीटा के साथ क्या आएगा फिर, कॉस फाई। यहाँ भी आर साइन थीटा के साथ क्या आएगा फिर, सामने है उसके तो साइन फाई। इसका मतलब एक्स जो है वो आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई जो है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड जो है वो आर कॉस थीटा। अब जो आर है इट वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। आर वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और जो थीटा है उसको हम बोलते हैं, आर क्या है, रेडियस है ना, और एक थीटा है और एक क्या है, फाई। ठीक है, और थीटा जो है इट वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, और फाई जो है दैट वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। इसको बोलते हैं एजीमुथ, और इसको बोलते हैं कोलैटिट्यूड। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये वैल्यू याद रखने की जरूरत है कि आर 0 टू इन्फिनिटी होता है, थीटा 0 टू पाई, और फाई की वैल्यू 0 टू 2 पाई वेरी करती है। ये याद रखने का ज़रूरत है आपको। चलो इतना करते हैं आज, ये आप पे